हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 15 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर भारत ने पाकिस्तान को फटकारा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूएनएचआरसी है क्या। तो यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका फुल फॉर्म होता है, फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी और इसका जो मेन कार्य है वो इसके जो जितने भी सहयोगी देश हैं उनमें मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, लोगों का जो अधिकार है उसका हनन तो नहीं हो रहा है, इन सब की जांच करना है। अब ये मानवाधिकार कितने होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवन की आज़ादी का अधिकार, बराबरी का, सम्मान का, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इन सब की आज़ादी होनी चाहिए, तभी वहाँ का मानवाधिकार अच्छा होता है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसके यानी कि 16वें सत्र के अध्यक्ष हैं फेडेरिको विलेगास। फेडेरिको विलेगास 16वें सत्र के अध्यक्ष हैं और वे अर्जेंटीना के हैं। इसके बाद दिसंबर 2021 में इनका चयन हुआ था। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अब न्यूज को देख लेते हैं कि भारत ने उसके खिलाफ दुष्प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच का दुरुपयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के जिक्र पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है। साथ ही परिषद से आग्रह किया है कि वह पाकिस्तान से आतंकियों को पालने, प्रशिक्षित करना बंद करने के साथ ही अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकी समूहों के अड्डों को ध्वस्त करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहे। इसमें ओआईसी के मंच का भी दुरुपयोग करने के लिए भारत ने फटकार लगाई है। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान में अपने लिए तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित संदर्भ को भी खारिज कर दिया है। पवन कुमार बाधे ने कहा है कि हमें खेद है कि ओआईसी देश जिनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध हैं, पाकिस्तान को भारत विरोधी प्रचार के लिए अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने से रोकने में विफल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि स्वयं या आश्रितों की संपत्ति की झूठी घोषणा प्रत्याशी का भ्रष्ट आचरण। जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं तो जो प्रत्याशी होते हैं अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं या फिर जो उनसे आश्रित हैं, जैसे अपने पुत्र पुत्री या फिर पत्नी या पति का जब ब्यौरा देते हैं संपत्ति का, अगर उसमें वो झूठी घोषणा लगाते हैं तो ये एक तरीके से भ्रष्ट आचरण माना जाएगा और इस पर चुनाव आयोग ने काफ़ी सख्ती से कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। एक हलफनामे में इस सुप्रीम कोर्ट के ने नामांकन दाखिल करते वक्त दिए गए हलफनामे में पति की संपत्ति के बारे में झूठी घोषणा करने पर मैसूर नगर निगम की पार्षद एस रुक्मणी माड़ेगौड़ा का चुनाव रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट और मैसूर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पार्षद एस रुक्मणी की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्तर पर चुनाव में शुचिता राष्ट्रीय महत्व का विषय है। एक समान नीति होना सभी राज्यों के हित में है, चाहे वे संसद का चुनाव हो, विधानसभा का हो, नगर निगम का हो या फिर पंचायत का ही क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि 5 राज्यों की 1.5 दर्जन जनजातियों को एसटी में शामिल करने का निर्णय। दशकों से अधिकारों से वंचित उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित 5 राज्यों से जुड़ी करीब 1.5 दर्जन जनजातियों को मोदी सरकार ने बुधवार को एक बड़ा तोहफा दिया है। इन जातियों को अब अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा। इसके साथ ही वह इससे जुड़े सभी तरह का लाभ भी ले सकेंगे। फिलहाल अनुसूचित जनजाति में जिन जनजातियों को शामिल करने का फैसला लिया गया है उनमें विंजिया समेत 12 जनजातियां छत्तीसगढ़ की हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की हट्टी और उत्तर प्रदेश की गोंड और उनकी 5 उपजातियों को भी शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने विकास की दौड़ में पिछड़े जनजाति व आदिवासियों को आगे बढ़ने के अपने वादे को पूरा किया है। खास बात यह है कि अलग अलग राज्य से जुड़ी यह जनजातियां नामों में त्रुटियों सहित दूसरे कारणों से अब तक अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं थीं। इसके चलते इन्हें इससे जुड़ा कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत चीन सीमा पर कम हुई समस्या। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर अब एक समस्या कम हो गई है। उनका संदर्भ गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट से दोनों देशों की तरफ से तैनात अपने अपने सैनिकों की वापसी को लेकर था। उन्होंने कहा कि पीपी यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की वापसी का काम पूरा हो गया है। जयशंकर यहां फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उनसे भारत चीन के रिश्तों के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा, भारत और चीन को लेकर मेरे पास नया कहने को कुछ नहीं है। अलबत्ता मैं मानता हूं कि सैनिकों की वापसी पूरी होने से एक समस्या हल हुई है। इसमें मई 2020 से ही पूर्वी लद्दाख में स्थिति वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव चला आ रहा था। पीपी 15 खास स्थल हैं जिसको लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। नेक्स्ट न्यूज है, तय समय पर होगी S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगे अमेरिका व यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के बावजूद भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति निर्धारित समय पर पूरी होगी। यह बात भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कही है। रूसी राजदूत का यह बयान समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले आया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य रिश्ते जारी रहेंगे और रूस इसी तरह से भारत के हितों पर का ध्यान रखेगा। यह सिस्टम आकाश मार्ग से आने वाली दुश्मन की मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन को ट्रैक करके उसे 400 किलोमीटर दूर ही खत्म करने में सक्षम है। अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद भारत और रूस के बीच इस डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिटों के लिए 2018 में $5.5 अरब में सौदा हुआ था। इसकी पहली यूनिट दिसंबर 2021 में भारत को मिल चुकी है और उसकी तैनाती हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि समरकंद में मिलेंगे मोदी और पुतिन, दुनिया की रहेंगी नजरें। संघाई सहयोग संगठन के समरकंद सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को SCO का सम्मेलन होगा। दोनों देशों की तरफ से संकेत है कि मोदी और पुतिन की इस मुलाकात का बड़ा एजेंडा जो द्विपक्षीय रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगा। भारतीय पीएम का मुख्य मकसद रूस के ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए करने का है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहे पुतिन की कोशिश होगी कि कूटनीतिक सहयोग का मजबूत आश्वासन भारत उन्हें दे। भारत की तरफ से बताया गया है कि दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक स्थिरता पर अहम बातचीत होगी। साथ ही विभिन्न बहुराष्ट्रीय संगठनों में किस तरह से एक दूसरे की मदद की जाए, यह भी एक मुद्दा रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है, कोटा का आर्थिक आधार गैर कानूनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके के कॉलेजों में दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का एक तरह से मौखिक समर्थन कर दिया है। केंद्र ने इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आर्थिक आधार पर यह सुनिश्चित कर सरकारी नीतियां लक्षित समूह तक पहुंचाना गैर कानूनी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को कई वकीलों ने बताया कि एक परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आधार पर कोटे का निर्धारण करना असंवैधानिक है। चूंकि संविधान के तहत गरीबी उन्मूलन योजना को इस आधार का अनुदान मंजूर नहीं किया जाता है। वकीलों ने कहा है कि EWS कोटा पूरी तरह से अवांछित, अवैध और असंवैधानिक है। चूंकि इंदिरा सुहाने और मंडल फैसले में कहा गया था कि आर्थिक स्थिति आरक्षण मंजूर करने का अकेला आधार नहीं हो सकता है। जिरह सुनने के बाद जस्टिस दिनेश महेश्वरी
एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारडीवाला की खंडपीठ ने कहा कि आरक्षण के लिए आर्थिक आधार जायज है और इस आधार पर वर्गीकरण तार्किक स्वरूप है, यह गैर कानूनी नहीं है। सरकार आर्थिक आधार पर नीतियां बनाती है ताकि उसका लाभ लक्षित लोगों तक पहुंचाती है। याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए पेश वकील रवि वर्मा कुमार ने अपनी दलील के पक्ष में आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा कि चपकम दोयार्जन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संविधान का पहला संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में अक्टूबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा निर्यात। बीते 2 महीनों से निर्यात में वृद्धि की रफ्तार थमी है, लेकिन निर्यातकों का मानना है कि अक्टूबर के बाद फिर से निर्यात की रफ्तार तेज होगी और इसमें कम से कम 10% तक की बढ़ोतरी होगी। इस साल जुलाई में वस्तुओं के निर्यात में 2.14%, तो अगस्त में सिर्फ 1.6% की बढ़ोतरी रही है। अप्रैल से अगस्त के दौरान वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने बताया है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक सामान्य तौर पर निर्यात की गति धीमी रहती है, लेकिन कम मूल्य वाली वस्तुओं के निर्यात ऑर्डर फिर से मिलने लगे हैं। माल की ढुलाई पर होने वाले खर्च में 50% तक की कमी आ गई है। अमेरिका और जापान चीन की जगह भारत से खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। शक्तिवेल ने बताया है कि अक्टूबर के बाद फिर से निर्यात में कम से कम 10% तक की बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक वस्तु निर्यात कम से कम 15% की बढ़ोतरी के साथ $470 अरब तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है, हर जिले में होंगे 3 वाहन स्क्रैपिंग केंद्र। अब ये स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है? देखिए, भारत सरकार या केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2022 से स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनकी फिटनेस के लिए 10 वर्ष निर्धारित किया गया है और जो घरेलू यानी कि जो निजी वाहन हैं उनके लिए 15 वर्ष फिटनेस जारी किया गया है। अगर 15 वर्ष के बाद कोई गाड़ी चलाता है तो उसको फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और अगर फिर वो इसमें फेल हो जाता है तो उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा और उसे जब नई गाड़ी एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और नई गाड़ी जब वो लेगा तो उसमें उस सर्टिफिकेट के आधार पर छूट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन में 10% से लेके 20% तक। यही है स्क्रैपिंग पॉलिसी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 3 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोलने की योजना है। उन्होंने कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और फर्निकल रेलवे के लिए 206 प्रस्ताव मिले हैं। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वार्षिक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की अधिकांश ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां 6 एयरबैग वाली कार का निर्माण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को घरेलू स्तर पर भी ऐसे ही वैश्विक सुरक्षा मानक अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को छोटी कार इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। गडकरी ने कहा कि देश में हर वर्ष करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और 3 लाख से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें हादसे में कमी लाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग के सहयोग की आवश्यकता है और सुरक्षित कारों के उत्पादन के लिए निर्माताओं के बीच भी स्वस्थ उत्पादन होना चाहिए। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज़ है, दक्षिण कोरिया ने निजता उल्लंघन पर गूगल व मेटा पर लगाया 100 अरब वॉन का जुर्माना। दक्षिण कोरिया में निजता की निगरानी करने वाले संगठन ने प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल व मेटा पर संयुक्त रूप से करीब 100 अरब वॉन का जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों पर उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करने व इस दौरान जुटाई गई जानकारियों का लक्षित विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। निजता कानून उल्लंघन मामले में दक्षिण कोरिया द्वारा लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। निजी सुरक्षा एवं संरक्षण आयोग ने बताया कि उसने गूगल पर 69.2 अरब वॉन करीब $5 करोड़
वह मेटा पर 30.8 अरब वॉन करीब 2.2 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। नियामक ने कहा है कि यह कार्रवाई कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद की है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि ये व्यावसायिक अभ्यास निजता के गंभीर उल्लंघन हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दक्षिण दक्षिण सहयोग बढ़ाने को भारत सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखेगा। भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखेगा, जो कि कोविड के दौरान खतरे में पड़ गया था। इस दौरान विकासशील देशों को लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन भारत ने इस कोविड काल में भी अपने वैश्विक प्रतिबद्धता दर्शाते हुए जरूरतमंद देशों की मदद की है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज मंगलवार को ग्लोबल साउथ साउथ एक्सपो में यूएन पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग एंड यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित साउथ साउथ एंड ट्रूलर को ऑपरेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम में बोल रही थी। चलिए, तो ये आज का यानी 15 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।